Hello everyone. So we are with the last part of our lesson, physical features of India. Okay, particularly in this video we are going to study all the three remaining physiographic divisions, that is the island, the coastal plain and the Indian desert. Now the another name of our Indian desert is the थार डेजर्ट. ओके, तो अब बेटा यहाँ पे जो थार डेजर्ट है, जो इंडियन डेजर्ट है, उसका परफेक्ट लोकेशन क्या आता है. अब हम लोकेशन समझते हैं. तो इसका लोकेशन कहाँ आता है. ये आपको राजस्थान दिख रहा है. ठीक है, राजस्थान में यहाँ पर अरावली रेंजेस है. ठीक है, और इस अरावली रेंजेस के वेस्ट साइड में, इस अरावली रेंज के वेस्ट साइड में हमारा क्या आ जाता है, द थार डेजर्ट और द इंडियन डेजर्ट. ओके, द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली रेंजेस. अभी आपको लोकेशन समझाई दी. यहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं, सैंड ड्यून एंड ब्रिचन्स हमको देखने को मिलते हैं. अब सैंड ड्यून्स एंड ब्रिचन्स क्या होते हैं ये भी समझो आप. बर्चन्स और सैंड ड्यून्स किसे बोलोगे. सी, आपने बेटा देखा कि जो अब डेजर्ट होती है तो डेजर्ट में वेजिटेशन तो होती नहीं. अब वेजिटेशन नहीं होने के वजह से, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वेजिटेशन, अब यहाँ पर जो सॉइल है, यहाँ पर जो सैंड है, वो ईजिली वहाँ पे ईजिली विंड इरोजन हो जाता है. ठीक है, तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि एयर आएगी, वो क्या करेगी, यहाँ से सैंड को उठा करके कहीं और डिपॉजिट कर देगी, फिर सैंड को उठा करके फिर कहीं और डिपॉजिट कर देगी. तो इस तरह के छोटे छोटे हिल्स बनते हैं ना सैंड के, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, सैंड ड्यून्स बोल देते हैं. ओके, और बर्चन्स क्या होता है, बर्चन्स भी क्रीसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स होते हैं. मतलब ये थोड़ा एक रेगुलर सैंड ड्यून्स में भी एक पर्टिकुलर शेप होता है. ठीक है, केव लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप हो जाता है. लाइक आपने क्रिसेंट वहाँ पे पढ़ा है. क्रिसेंट मतलब क्या होता है, मून है ना. तो ये मून की तरह दिख रहा है आपको, मून का एक शेप बना हुआ है यहाँ पे, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बर्चन्स. ओके, ये भी एक फॉर्म ऑफ सैंड ड्यून्स है. तो ये ऐसे वहाँ पे फीचर है जो हमें देखने को विजिबल होता है. इट रिसीव्स अ रेनफॉल, वेरी लिटिल रेनफॉल. मतलब यहाँ पे बहुत 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 कम बारिश होती है. बिलो 150 mm यहाँ पे एनुअल रेनफॉल होती है. ओके, तो यहाँ पे अब रेनफॉल नहीं होती है, तो जो रिवर्स हैं वो भी यहाँ पे अरोज नहीं हो सकती. इसीलिए हमको यहाँ पे केवल कैसे रिवर्स मिलेगी, नॉन पेरिनिल. दो तरह की रिवर्स होती है, पेरिनिल एंड नॉन पेरिनिल. पेरिनिल मतलब क्या होता है, जो पूरे साल फ्लो करती रहती है. ठीक है, और जो नॉन पेरिनिल है वो कैसी होती है, सीजनल. ठीक है, जो कभी केवल बारिश के टाइम पे आपको, बारिश के सीज़न में आपको विजिबल होगी और उसके बाद में वापस से वो सूख जाएगी. ओके, तो यहाँ की सबसे बड़ी रिवर की अगर मैं बात करूँ थार डेजर्ट की, तो वो कौन सी है, लूनी रिवर. ओके, वन वर्ड क्वेश्चन में भी आ सकता है. एरिड क्लाइमेट विथ लो वेजिटेशन. एरिड मतलब बहुत हार्श क्लाइमेट होता है, कि जो डेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा हीट होती है, उनमें बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं वो, और जो नाइट्स होती है विथ एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट. ओके, तो एक्सट्रीम हॉट एंड एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट यहाँ पे आपको मिलेंगे. ओके, विथ लो वेजिटेशन. इंडिया में वैसे बेटा दो डेजर्ट है, एक कोल्ड डेजर्ट है और एक हॉट डेजर्ट है. जो हमारा थार डेजर्ट है वो हॉट डेजर्ट है, और लद्दाख में अगर हम जाते हैं तो वो कोल्ड डेजर्ट है. पर अगर मैं दोनों को कंपैरेटिवली बात करते हैं तो जो थार डेजर्ट है वो बड़ा एरिया है. ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे ये सभी चीज़ें समझ ली कि अगर इंडियन डेजर्ट है क्या, इसकी हमने लोकेशन समझ ली कि लोकेटेड कहाँ पे, अरावली हिल्स के वेस्टर्न साइड में. सैंड ड्यून्स एंड बर्चन्स इसके फीचर्स हैं. यहाँ पे एनुअल रेनफॉल काफ़ी कम होती है, इसकी वजह से जितनी भी रिवर्स हैं वो पेरेनियल है. अब पेरेनियल है, सॉरी नॉन पेरेनियल है रिवर्स आदि, वहाँ पे रिवर्स होती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होती. और अगर कुछ रिवर्स फ्लो भी करती है तो वो सीज़न के थ्रू, रेनी सीज़न के अंदर फ्लो करती है. अब पानी नहीं है तो इसकी वजह से यहाँ का जो वेजिटेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा लो है. ओके, सैंड ड्यून्स और बर्चन्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कोस्टल प्लेन. अब ये जो आपको ब्लू एंड मार्क्ड एरिया दिख रहा है, ये क्या है, हमारा कोस्टल प्लेन है. ओके, याद करो जब हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था इंडिया साइज एंड लोकेशन का, है ना, तो मैंने आपको सबकी लोकेशन, सबकी लेंथ बताई थी. सो देयर इज़ वन क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इंडियाज़ टोटल कोस्ट लाइन. ओके, इंडिया की कोस्ट लाइन जो है उसकी लेंथ क्या है, ये मैंने आपको पिछले लेसन में बता रखा है. नाउ आई वांट योर आंसर्स इन दी कमेंट सेक्शन. ओके, सो अगर मैं बात करूँ बेटा, जो अब कोस्ट लाइन है, अब इंडियन कोस्ट लाइन जो है वो भी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है. ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट लाइन एंड वेस्टर्न कोस्ट लाइन. जेन्युइन सी चीज़ है, जो ईस्ट साइड में वो ईस्टर्न कोस्ट लाइन है और जो वेस्ट में वो वेस्टर्न कोस्ट लाइन है. ओके, तो जब हम ईस्टर्न कोस्ट लाइन की बात करते हैं, इट स्ट्रेचेस फ्रॉम तमिलनाडु टू दी साउथ टू वेस्ट इन बंगाल इन दी नॉर्थ. मतलब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ तमिलनाडु से लेकर के ये वेस्ट तक आ जाती है. देखो क्लियरली इस मैप में तो आपको दिख ही रहा है ना. यहाँ से तमिलनाडु से स्टार्ट करें तो हम ये वेस्ट बंगाल तक एजेस तक यहाँ तक चली जाती है. ओके, वहीं पे अगर हम कंपेयर करते हैं हमारी
ये चलो ये पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं. द विड्थ ऑफ दिस प्लेन वेरीज बिटवीन 100 to 130 किलोमीटर्स. मतलब मैं बात करूँ कि ये जो विड्थ होगी, देखो इसको देखो, ये जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रॉड लग रही है, फिर यहाँ पर थोड़ी नैरो लग रही है, फिर यहाँ ब्रॉड है, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो वेरी करती है फ्रॉम 100 to 130 किलोमीटर्स. द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वाइडर एंड लेवल देन दी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड द रीजन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. अब इसको समझने की कोशिश करो. सी बेटा, अब आपको मैंने पहले ही बता रखा है कोस्टल प्लेन्स के बारे में. जब हम लोगों ने वेस्टर्न घाट्स पढ़ा था तब भी आपको ऐसा कुछ बताया गया था कि जो वेस्टर्न घाट्स है ना वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसके पास में ही बने हुए हैं. ओके, वेस्टर्न घाट्स जो है इस वेस्टर्न कोस्ट के बिल्कुल पास में यहीं पे बने हुए हैं. ओके, तो अब यहाँ पे रिवर्स को ड्रेन करने के लिए या कोस्ट लाइन बनाने के लिए ज़्यादा जगह नहीं मिलती. अब मैं अगर यहीं पे बात करूँ वेस्टर्न कोस्ट, जब हमने ईस्टर्न पढ़ा था कि एक तो वो अनइवन है और वो थोड़ा सा दूर लोकेटेड है. अब डिस्टेंस पे लोकेटेड होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे रिवर्स को फ्लो करने के लिए थोड़ा स्पेस मिल जाता है, तो इसीलिए कैसे हो जाती है, थोड़ी सी थिक हो जाती है. ओके, इतना समझ में आया. आपको ये समझना है कि वेस्टर्न घाट्स जो बिल्कुल कोस्टल एरिया के बहुत पास में सिचुएटेड है और जो हमारे ईस्टर्न घाट्स है वो थोड़ा डिस्टेंस पे सिचुएटेड है. ओके, बिकॉज ऑफ दैट द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वाइडर एंड प्लेन एज कम्पेयर टू दी वेस्टर्न कोस्ट. और इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, द नॉर्दर्न सिरका एंड द कोरोमंडल कोस्ट. अब इसकी भी लोकेशन देखो आप लोग, लोकेशन कैसे समझोगे. ये बिल्कुल तमिलनाडु से लेकर के आंध्र प्रदेश का जो हाफ पार्ट होता है वो किसके अंदर आ जाता है, हमारा कोरोमंडल कोस्ट में. और वो बाउ लेकर के वेस्ट बंगाल तक जब हम जाते हैं, वेस्ट बंगाल से पहले वाला होता है, थोड़ा सा वेस्ट बंगाल से पहले, उसे हम लोग क्या बोलते थे, नॉर्दर्न. अगर इसके अंदर आप इंडिया के मैप के अंदर इसको पढ़ने की कोशिश करोगे तो वो कहाँ आएगा, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो आंध्र प्रदेश तक का हाफ ऑफ द एरिया वो किस में आ जाता है, नॉर्दर्न कोरोमंडल कोस्ट में. और यहाँ तो आ गया हमारा कोरोमंडल कोस्ट, और यहाँ तक अगर मैं जाऊँगी तो ये क्या आ जाएगा मेरा नॉर्दर्न. ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ गई. फिर इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे थे वेस्टर्न कोस्ट. तो वेस्टर्न कोस्ट है वो गुजरात से लेके केरला तक आती है. जेन्युइन चीज़ है, यहाँ गुजरात है, यहाँ ये गुजरात है हमारा, ठीक है. गुजरात से होकर के पूरी ये कहाँ चली जाएगी, केरला. इधर केरला साइड, इधर केरला है, उधर तमिलनाडु था. इट इज़ नैरो प्लेन्स हुज विड्थ वेरीज फ्रॉम 50 to 80 किलोमीटर्स. क्लियर है ये भी. द वेस्टर्न प्लेन्स आर स्मॉलर एंड द ईस्टर्न प्लेन्स द रीजन इज डिवाइडेड इनटू 4. ये भी मैं समझा चुकी हूँ. जो ईस्टर्न वाला है वो थोड़ा ब्रॉड है और जो हमारा वेस्टर्न है वो थोड़ा सा मतलब लाइक शॉर्टर है, स्मॉलर प्लेन आ जाता है. और इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. तो गुजरात वाले एरिया में आएगा तो गुजरात कोस्टल प्लेन, फिर उसके बाद में कोंकण, फिर कन्नड़ और फिर मालाबार. देखो इसको भी आप समझो, ये वाला एरिया बहुत क्लियरली समझ में आ गया. ये इधर वाला, इसको काठियावाड़ी भी बोल सकते हैं हम या गुजरात भी बोल देते हैं, फिर कोंकण, फिर कन्नड़ और फिर मालाबार. पर बेटा कंपैरेटिवली अगर मैं तुम्हारे केवल सीबीएसई की बात करूँ तो सीबीएसई में जो है इसको भी नहीं, ये भी आपका इंक्लूडेड ही नहीं है. आप तो केवल क्या पढ़ने वाले, कोंकण, कन्नड़, मालाबार, कोरोमंडल एंड द नॉर्दर्न. ओके, ये आपको 5 मेजर आपसे पूछे जाते हैं. ओके, सो क्लियर विद द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑल्सो. बहुत सी बार आपको क्वेश्चन जो है वो डिफ्रेंसिएशन में भी पूछ लिया जाता है कि वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट का डिफ्रेंसिएशन बताओ आप मुझे. ओके, तो आपको मैंने ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों बहुत अच्छे से समझा दिया है, तो आप इसका डिफ्रेंसिएशन भी बता ही सकते हो, है ना. दोनों को कंपैरेटिवली आपने देख लिया है. कंपेयर वापस कर लेते हैं, ओवरऑल कंपैरिजन वापस देख लेते हैं. ये जो है मतलब अगर मैं इसमें बात करूँ तो डिवीज़न 3 पार्ट्स में होता है, इसका डिवीज़न 2 पार्ट्स में होता है. आप एरिया बता सकते हो कि ये गुजरात से लेकर के केरला तक आते हैं और ये वेस्ट बंगाल से लेकर के तमिलनाडु तक इनका एक्सटेंशन होता है. ये जो अगर मैं बात करूँ वेस्टर्न कोस्ट की, ठीक है, इट इज़ सैंडविच्ड बिटवीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको समझने की कोशिश करना. इट इज़ सैंडविच्ड बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी. आपको पता है अरेबियन सी के अंदर मतलब अगर इसको आप समझने की कोशिश करोगे तो जो हमारी वेस्टर्न घाट्स की लाइन है उसके बाद में कौन सारी वाटर बॉडी आती है, अरेबियन सी आती है. तो दैट इज़ वाई यहाँ अरेबियन सी है और यहाँ पे दूसरा ब्रेड का स्लाइड्स क्या था, वेस्टर्न घाट्स. तो हमारी जो एक कॉस्ट होगी बीच में कैसी होगी, सैंडविच होगी. सिमिलर आप इसको समझा सकते हो दैट दी ईस्टर्न घाट्स है ईस्टर्न घाट्स नहीं बोल सकते बेटा, इसको ईस्टर्न घाट्स नहीं बोलेंगे. वी विल टेल इट, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ईस्टर्न कोस्ट. तो ईस्टर्न कोस्ट जो है वो सैंडविच हुआ है बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल.
क्लियर है? तो ये पॉइंट हो गया। फिर ये नैरोअर है, ये थोड़े वाइडर हैं, इनकी जो लेंथ होती है वो 100 to 130 होती है और इनकी जो लेंथ होती है वो 50 to 80 किलोमीटर्स होती है ना। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनसे आप डिफ्रेंशिएशन भी बहुत ईजीली समझा सकते हो। सो नेक्स्ट आता है अब हमारे पास में दी आइलैंड्स, फाइनल लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का। तो अब आइलैंड क्या है? एन आइलैंड इज़ अ पीस ऑफ सब कॉन्टिनेंट लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर। सिंपल से बोल देती हूँ मैं इसको, एक पीस ऑफ लैंड है दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन दी 4 साइड्स। ठीक है, ये एक पीस ऑफ लैंड है जो चारों तरफ से किससे कवर्ड होता है? वाटर से कवर्ड होता है, पानी से कवर्ड होता है। ओके, तो बेटा हमारे पास अगर मैं बात करूँ इंडियन लैंड मास की, तो इंडियन लैंड मास के अंदर जब हम लोग फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ते हैं तो आइलैंड्स जो हैं वो भी 2 पार्ट्स में जाते हैं, मतलब देयर आर 2 आइलैंड ग्रुप्स इन आवर कंट्री, दैट इज़ द लक्षद्वीप एंड द अंडमान। ठीक है, तो अगर मैं लक्षद्वीप की बात करूँ, आप लक्षद्वीप को कैसे समझोगे कि लक्षद्वीप तो किस में आ जाता है? इसका अच्छा पहले लोकेशन समझ लेते हैं हम लोग, है ना, तो आप इसको बहुत अच्छे से इसको समझा पाओगे, समझ पाओगे। ओके, हम यहाँ से समझ लेते हैं। अगर मैं आइलैंड की बात करती हूँ तो जो हमारा अरेबियन सी है, यहाँ पर बिलो में ये देखो छोटे छोटे पीसेस अगर आपको थोड़े बहुत विजिबल होंगे तो ये आपको क्या मिल जाएंगे? ये क्या होंगे हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स, और इधर ये ग्रुप जो है वो किसका है? अंडमान का। ओके, यहाँ बिलो आता है हमारा लक्षद्वीप और यहाँ आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो आपको लोकेशन समझ में आ गया, जो अरेबियन में है वो कौन सा है? लक्षद्वीप, और जो बे ऑफ बंगाल में है वो कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, तो हम लक्षद्वीप समझ लेते हैं बेटा। देयर आर 36 कोरल आइलैंड्स दैट कॉन्स्टिट्यूट लक्षद्वीप। मतलब अगर मैं लक्षद्वीप को डिवाइड करूँ, मैं उसके पीसेस करूँ तो उसमें भी और छोटे छोटे 36 आइलैंड्स आ जाएंगे। ओनली 10 आर हैबिटेड एंड ओनली 6 हैव ओपन फॉर टूरिज्म। ओके, अब कोरल आइलैंड्स क्या चीज़ है, अब आप ये समझने की कोशिश करो। अब कोरल्स क्या होते हैं कि ये जो आइलैंड है ना वो एटॉन्स से बना हुआ है। एटॉन्स मतलब आप बहुत सिंपल सी चीज़ समझो कि कोरल्स किसे कहते हैं। कोरल्स क्या होता है बेटा? जो डेड मतलब जो एक्वेटिक डेड प्लांट्स और एनिमल्स होता है ना, अब उनकी बॉडी जो है वो वाटर पे फ्लोट करती रहती है। ठीक है, जब वो मर जाते हैं तो उनकी जो बॉडी वो वाटर पे फ्लोट करती रहती है। तो कंटिन्यू जो है मूवमेंट होता है बिकॉज ऑफ एयर, जो पानी में वेव्स में मूवमेंट आ रहा है, सनलाइट आ रहा है, तो ये सब फिर एक जगह इकट्ठे होकर के ये बहुत सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और फिर वो क्या बना देते हैं? कोरल रीफ्स बना देते हैं। और कोरल रीफ से जो आइलैंड बनते हैं उनको हम लोग कोरल आइलैंड्स कह देते हैं। ओके, तो डेड रिमेन्स जो होते हैं एक्वाटिक फ्लोरा एंड फौना के, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, रीफ्स बन गई। कोरल रीफ्स बनने के बाद में वो आइलैंड्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, द टोटल एरिया इज 32 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, द आइलैंड इज फॉर्म ऑफ कोरल डिपॉजिट एंड दैट आर एटॉल्स। तो एटॉल्स आर सर्कुलर और हॉर्स शेप्ड कोरल रीफ्स। तो ये आपको मैं समझा चुकी, जो यहाँ पे स्पेशली किसके बने हुए हैं? जो हॉर्स शेप्ड होते हैं, मतलब आप हॉर्स शेप्ड देखो, इसका स्ट्रक्चर देखोगे आप आइलैंड का, तो वो कुछ इसी स्ट्रक्चर में भी बना हुआ है ना। और जो एनिमल्स जो मरे थे उनका भी स्ट्रक्चर थोड़ा एनिमल हॉर्स शू के शेप का है, इस तरह के एनिमल्स होते हैं वो। ओके, लक्षद्वीप के बाद में आ जाते हैं हम लोग अंडमान एंड निकोबार के अंदर। दे आर बिगर इन साइज एंड आर मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड। ओके, दिख रहा है ये कितने ज़्यादा स्कैटर्ड भी हैं। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, द अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ। ये अंडमान और ये निकोबार। ओके, इट इज सेपरेटेड बाय द चैनल कॉल्ड द 10 डिग्री, मतलब ये यहाँ पे आता है 10 डिग्री, ऐसे ही कुछ करके एक चैनल आता है, उसको हम लोग 10 डिग्री बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको बताया था कि इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली कौन सी लाइन थी? पाक स्ट्रेट था। जैसे हम लोग अगर अंडमान और निकोबार को जो डिवाइड कर रही है, उन दोनों में डिफ्रेंसिएशन बता रही है, वो कौन सी है? द 10 डिग्री। ओके, सम 150 किलोमीटर, और ये चैनल भी कितना बड़ा है? 150 किलोमीटर्स वाइड है, और जबकि उसका जो टोटल एरिया हमने कितना पढ़ा था? बहुत छोटा था, दैट इज़ 32 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, तो हम जब बात करते हैं बेटा दोनों में डिफ्रेंसिएशन भी बहुत कॉमनली पूछा जाता है। तो अंडमान एंड निकोबार के अंदर वॉल्केनिक ओरिजिन होता है, यहाँ पर कोरल ओरिजिन होता है। वॉल्केनिक माउंटेन्स फाउंड होते हैं यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार में। इसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है, उसकी कावरती है। यहाँ पे लगभग 200 आइलैंड ग्रुप्स है और यहाँ पे केवल 36 आइलैंड ग्रुप्स हैं। इसके अंदर ये आता है समर, मतलब ये आइलैंड ग्रुप जो है वो बे ऑफ बंगाल के अंदर है, और ये है अरेबियन सी में। ओके, तो ये सारी चीज़ें आ गई। अब बेटा कुछ डिड यू नो है जिन्हें हमने पहले भी डिस्कस कर दिया था, कुछ और एक दो हमसे छूट गए थे, वो भी हम कंप्लीट
गो थ्रू कर लेते हैं वापस से। मोस्ट वॉल्केनोज एंड द अर्थक्वेक्स ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेट मार्जिन्स। मैंने समझाया था ना, प्लेट मार्जिन हम लोगों ने बात करी थी। ये जो ग्रुप्स होते हैं इनके जो मार्जिन होती हैं जनरली जो अर्थक्वेक्स हैं वो वहाँ पे आते हैं, और बहुत कुछ होते हैं जो विद इन द प्लेट्स भी हमको आते, क्योंकि 7 मेजर प्लेट्स थी जहाँ पर आते जनरली, और पर इन प्ले कॉन्टिनेंट्स के अंदर कुछ माइनर प्लेट्स भी है ना, तो वहाँ पर भी बहुत सी बार हमें वॉल्केनोज जो है और अर्थक्वेक्स जो है वो महसूस हो जाते हैं। गोंडवाना इज़ द सदर्न पार्ट ऑफ द एंशियंट सुपर कॉन्टिनेंट। हमने भी एक एंशियंट पैंगिया के बारे में बात की थी, ठीक है। तो पैंगिया का जो नॉर्दर्न पार्ट था वो अंगारा था, और जो सदर्न पार्ट था वो गोंडवाना लैंड मास था। ये भी हम पढ़ चुके हैं। मजूली इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इज़ द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन दी वर्ल्ड। रिवराइन आइलैंड्स भी मैंने आपको समझा ही दिया था, है ना। रिवर के बीच में एक आइलैंड डेवलप हो जाते हैं, तो मजूली सबसे बड़ा है उसमें। दोब इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, मैंने बताई चुकी थी। पंजाब इज़ मेड अप ऑफ 5, ठीक है। पन मतलब 5 होता है और अब मतलब वाटर होता है। द चिल्का लेक इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, और कहाँ पे सिचुएटेड है ये, उड़ीसा के अंदर, ओके। इंडिया इज ओनली एक्टिव वॉल्केनो इज फाउंड ऑन बैरन लैंड इन अंडमान एंड निकोबार। जब हमने अंडमान एंड निकोबार पढ़ा था तो उसमें भी हमने क्लियरली समझ लिया था कि अंडमान एंड निकोबार, सॉरी, जो अंडमान एंड निकोबार था उसके अंदर बैरन लैंड्स थी, सॉरी उसके अंदर वॉल्केनिक एक्टिव मतलब वॉल्केनिक ओरिजिन्स था, और जो हमने लक्षद्वीप पढ़ा था उसके अंदर कोरल ओरिजिन था। तो ये बैरन लैंड, वेस्ट लैंड जो थी, वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, वॉल्केनोज मिलेंगे। कंप्लीट है। तो बेटा अगर मैं स्टार्टिंग से इस चैप्टर की बात करूँ तो ये लेसन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके NTSC एज वेल एज CBSE एस्पेक्ट से। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा है कि हमारा इंडियन जो है पूरा इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बना है। इसका अलग अलग जो यहाँ पे फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं, वो जो 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है मेजर हमारे, उसको हमने किस तरीके से पढ़ा है। उनके बहुत सारे डिवीजन हम लोगों ने देखे हैं, हिमालयन, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुला, प्लेट्यू, डेजर्ट, फिर क्या था हम लोगों ने, फिर क्या पढ़ा, डेजर्ट के बाद में कोस्टल प्लेन्स, फिर उसके बाद में था हमारे पास लास्ट आइलैंड्स। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, यू विल गेट योर आंसर्स। थैंक यू।